स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं शिवांकर मिश्रा आपके बीच फिर से उपस्थित हूं हिंदी भाषा के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा से संबंधित समस्त पाठों को, समस्त अध्यायों को हम लोग पढ़ेंगे और उसकी सीरीज का प्रारंभ हम लोगों ने कर दिया था हिंदी भाषा के विकास क्रम और उसकी उपभाषाएं, बोलियां तथा संविधान में निहित समस्त बातों को पढ़ करके। और मैंने आप सभी से कहा था कि आप उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। जी हाँ, अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो उसी अध्याय से संबंधित एक प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, ताकि आप अपने आप को जांच सकें, परख सकें कि जो भी अध्याय आपने पढ़ा था उसमें आपने कितने अच्छे तरीके से अपनी कमांड बनाई है, कितने अच्छे तरीके से आप उनके प्रश्नों का सही गोला भर पा रहे हैं। क्योंकि यदि आपको चयन लेना है तो मायने यह नहीं रखता कि आपने कहां से पढ़ा, मायने यह रखता है कि आपने कितने सही गोले करे। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके समक्ष लिखा हुआ है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जी हां, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? और आपके समक्ष ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। 30 सेकंड का समय आपके लिए। चलिए मैं बताता हूं कि मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी जो है वह भारोपीय परिवार की भाषा है। जी हां, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। और भारोपीय परिवार की भाषा के बारे में मैंने बताया था भारत धन यूरोप, यानी कि जब आर्य बढ़े तो मैंने बताया था किस प्रकार से वह पूर्व की ओर बढ़ते हैं और पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। जब वह पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो आपने देखा था कि भारत और ईरान में जाते हैं, फारस में जाते हैं, जहां पर मीडी भाषा से वह फारसी का जन्म करते हैं और अपने देश में आते हैं और संस्कृत से अपभ्रंश करते हुए वह हमारी हिंदी को जन्म देते हैं। तथा जब वह पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपने देखा कि कई तमाम तरह की भाषाएं, अंग्रेजी और ग्रीक जैसी भाषाओं को वह जन्म देते हैं। और यहीं पर आप क्लियर करेंगे कि भारत में 73% लोग, जी हाँ 73% लोग जो भारत में हैं वह भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। और जब हम द्रविड़ परिवार की भाषा की बात करें तो यह साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, तथा ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा कर बोलें तो मध्य क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं, जैसे आपकी उड़ीसा में उड़िया हो गई, ठीक है। और चीनी तिब्बती की बात करें तो जो भी आपका पूर्वोत्तर एरिया था और जो भी आपके पहाड़ी राज्य थे वहां पर बोले जाने वाली भाषा जो थी वह चीनी तिब्बती थी। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि यह आपके लिए एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन इन 4 ऑप्शनों के माध्यम से मैं कम से कम 5 प्रश्नों को समाहित करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये आपके पास इन सारे प्रश्नों से संबंधित एक काफी बड़ी श्रृंखला हो सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, तो इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा भारोपीय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब यहां पर उसने बात पूछी है जन्म की। जी हां, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, पाली से, संस्कृत से, प्राकृत से। चलिए आपके लिए 30 सेकंड का समय। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हिंदी भाषा के जन्म की बात आए तो आप टिक करेंगे संस्कृत को। जी हां, क्योंकि मैंने बताया था कि समस्त प्रकार की भाषाओं की जो आदि जननी है, जो देव भाषा है, वह हमारी आदि जननी, हमारी प्रादुर्भाव। यहां पर एक शब्द और लिखेंगे, कभी भी आपसे जन्म पूछे, कभी भी आपसे प्रादुर्भाव पूछे, या फिर एक स्तरीय शब्द आपका समक्ष आपसे कभी भी पूछे, अवतरण, तब आप हमेशा टिक करेंगे संस्कृत को। क्योंकि मैंने बताया था कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है संस्कृत से। यदि यहीं पर बात कर देता विकास की, जी हां, यदि बात करता हुआ विकास की, तब आप यहां पर जाते अपभ्रंश के साथ में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश से, और अपभ्रंश नहीं होता तो पाली प्राकृत के साथ में जाते। और यदि वह बात कर रहा है जन्म की, तो जन्म के लिए हम यहां पर जाएंगे संस्कृत के साथ में, क्योंकि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है संस्कृत से। या 2 शब्द भी आप याद रखेंगे, प्रादुर्भाव और अवतरण, दोनों का अर्थ होता है जन्म। स्तरीय परीक्षा में आपको आयोग भटकाने के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करता है, जिससे आप विचलित होते हैं और आपके प्रश्नों के गलत होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ढूंढाड़ी बोली जाती है। जी हां, ढूंढाड़ी बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, या उत्तरी राजस्थान में। मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताया था और एक तरीका भी बताया था इसको याद करने के लिए। चलिए आप
के समक्ष यहां पर दो प्रश्न होगा। एक तरह से देखिए कि ढूंढाड़ी किस अन्य भाषा का नाम है, साथ ही साथ वह राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। 30 सेकंड का समय आपके लिए। चलिए तो मैं आपको बताता हूं कि ढूंढाड़ी का अन्य नाम है जयपुरी। जी हां, ढूंढाड़ी का अन्य नाम है जयपुरी। और आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने एक बर्फी बनाई थी रक्षाबंधन के पर्व पर, और इधर लिखा था उत्तर, इधर लिखा था दक्षिण, इधर लिखा था पूर्व और इधर लिखा था पश्चिम। और मैंने बताया था कि उत्तर में हमारा होता है मुख, और हम मेवा कहां से खाते हैं, मेवा खाते हैं मुख से, तो यहां पर उत्तरी क्षेत्र में हो जाती है मेवाती। और मैंने बताया था कि दक्षिण में होती है हमारी जेब, जहां रखते हैं हम अपना बटुआ, यानी कि जहां रखते हैं हम अपना पैसा। अन्य भाषा में कहें तो रखते हैं हम अपना माल, तो माल से याद रखेंगे आप मालवी, तो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाएगी आपकी मालवी। और मैंने आपको बताया था कि पश्चिम में हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और जब देखते हैं पश्चिम की तरफ तो दिखता है हमको राजस्थान, और राजस्थान से हमको एक शब्द याद आता है मारवाड़। जी हाँ, तो मारवाड़ी बोली जाती है पश्चिमी में। अब हमारी बचती है जयपुरी, ढूंढाड़ी, जिसको हम बोलते हैं कहां पर, मैंने बताया था कि ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, बगले झांकते हैं, तो यह हमारे हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में। तो इसका अभीष्ट उत्तर आपके समक्ष हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। बताइए क्या यह आपको स्पष्ट है? ढूंढाड़ी का अन्य नाम जयपुरी, और जयपुरी बोली जाती है हमारी पूर्वी राजस्थान में। विगत सीटेट की परीक्षा में आपसे पूछा गया था, और आने वाले तमाम परीक्षाओं में यह प्रश्न आपको दिख सकता है, इसलिए आप इसको एकदम यहीं पर एकदम शीशे की तरह साफ करेंगे और एकदम क्लियर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है ब्रजबुली। जी हाँ, ब्रजबुली, आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पर ब्रज भाषा की बात नहीं कही गई है, ब्रजबुली की बात कही गई है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। आपके समक्ष पहला ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला। 30 सेकंड का समय। तो मैं आपको यहीं पर बता दूं कि विगत यूपी पीसीएस के एग्जाम में, यानी कि सीसेट का जो एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था आपसे कि ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। तो यहीं पर आप स्पष्ट करेंगे कि ब्रजबुली नाम से हमारी जानी जाती है पुरानी बांग्ला, और आप इसको ही हमेशा टिक करेंगे। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला, और जो ब्रज भाषा थी वह हमारी सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई पश्चिमी हिंदी की एक बोली थी, जो कि हिंदी का रूप है, और यह ब्रजबुली जो है वह पुरानी बांग्ला का एक अन्य नाम है। चलिए स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जी हां, दोबारा पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपके समक्ष ऑप्शन है उर्दू, मराठी, बांग्ला या असमिया। 30 सेकंड का समय आपके लिए। चलिए, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी, और देवनागरी से बोली जाती है 5 भाषाएं। 5 भाषाएं कौन कौन से थीं, आप यहीं पर फिर से एक बार स्पष्ट करेंगे। पहली थी आपकी संस्कृत, दूसरी थी आपकी हिंदी, तीसरी थी आपकी गुजराती, चौथी थी आपकी मराठी, और 5वीं थी आपकी नेपाली। तो जब हम अपने उत्तरों की तरफ देखते हैं तो हमको दिखता है यहां पर मराठी, तो इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा मराठी। इन 5 भाषाओं में से कोई भी भाषा यदि यहां पर दी रहेगी तो आप उसी के साथ में जाएंगे। अब ये हमारे हो गए 5 प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लेंगे किसका स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ में ही जहां पर आप अपने बना रहे हैं नोट्स, उसके आगे ही इन समस्त प्रश्नों को लिखेंगे, ताकि जब भी आप एक क्विक रिवीजन करेंगे परीक्षा से पहले, तो यह प्रश्न एक बार आपके आंखों के सामने से गुजरेंगे तो आपको यह बहुत ही फायदा करेंगे। आप लेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। ध्यान से आप प्रश्न को पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। ऑप्शन है आपके समक्ष ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बघेली या फिर पाली। आप सभी के लिए 30 सेकंड का समय। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का जो अपभ्रंश थी वह थी पाली, वह थी पाली, और ये जो आपके समक्ष हैं यह समस्त अन्य अपभ्रंशों से निकली हुई हिंदी की बोलियां हैं,
तो आप यहाँ पर अभीष्ट उत्तर के रूप में तय करेंगे पाली को। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत से निकली है, संस्कृत का जब अपभ्रंश हुआ तो उससे निकली आपकी वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से हमारी हिंदी का विकास क्रम है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि संस्कृत की अपभ्रंश जो है वह पाली है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। फिर से पढ़ेंगे, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। चलिए आपके समक्ष ऑप्शन है शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। आपके समक्ष 30 सेकंड का समय। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हिंदी या फिर जितनी भी प्रकार की भाषाएं हैं उनकी आदि जननी हमारी है संस्कृत, उसी प्रकार से हमारी समस्त प्रकार की भाषाओं की जो लिपि है, यानी कि जो लिपि का विकास हुआ है वो विकास हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से। तो आप जाएंगे ब्राह्मी लिपि के साथ में। ब्राह्मी लिपि को हमने बताया था आपको, ब्राह्मी लिपि हमारी आदि लिपि है। जिस प्रकार से संस्कृत हमारी आदि भाषा थी, वैसे ही ब्राह्मी लिपि हमारी समस्त प्रकार की भाषाओं के से उपजी हुई लिपि का जो लिपियां जो उपजी हैं वह ब्राह्मी लिपि से उपजी हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मी से किस प्रकार से कुप्त का, कुप्त से कुटिल का, कुटिल से सिद्ध मात्रिक का, सिद्ध मात्रिक से आपकी खरोष्ठी का, और खरोष्ठी से आपकी देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आप हमेशा जाएंगे ब्राह्मी लिपि के साथ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बहुत ही स्तरीय प्रश्न आपसे पूछा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। पहला ऑप्शन अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। चलिए 30 सेकंड का समय आपके लिए। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो खड़ी हिंदी है, खड़ी बोली है, जिसको हमने एक और नाम आपको दिया था, मैं यहीं पर स्पष्ट करूंगा, कौरवी और सरहिंद। और मैंने आपको कहा था कि यह प्रश्न आजकल बहुत ही प्रचलन में है। सरहिंद आपसे बहुत पूछता है कि सरहिंद किस बोली का उपनाम है, तो आप यहीं पर देखेंगे खड़ी बोली, कौरवी, सरहिंद और एक और यहां पर हिंदवी, ठीक है, और एक और नाम नागरी। नागरी क्यों? क्योंकि यह देवनागरी लिपि से निकली है, इसलिए नागरी। तो अब जो वर्तमान हिंदी का स्वरूप जो हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं वह है खड़ी बोली, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। मैंने वर्गीकरण बहुत ही अच्छे तरीके से आपके समक्ष चार्ट के माध्यम से बताया था। मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे। प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी। चलिए 30 सेकंड का समय आपके लिए। तो मैं यहीं पर स्पष्ट करूंगा कि जब मैंने बताया था छत्तीसगढ़ी के बारे में, तो आपको बताया था छत्तीसगढ़ी के लिए एक आपकी शॉर्ट ट्रिक वह थी ABC। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, जो कि हमारी आती थी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। जी हाँ, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बात करते हैं यहीं पर पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी हिंदी का विकास जो हुआ था वह खस अपभ्रंश से हुआ था। और पहाड़ी हिंदी से 2 भाषाएं निकलती हैं, वह हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। नेपाली को हम यहाँ पर नहीं रखते हैं। चलिए यह भी स्पष्ट हुआ। अब राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं। राजस्थानी हिंदी हमारी निकली थी सौरसैनी अपभ्रंश से, और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती थी 4 बोलियां। जी हाँ, 4 बोलियां। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा और उत्तरी तथा दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा जो थी आपकी मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी या फिर जयपुरी, तथा अन्य एक जो हमारी बचती है वह है मारवाड़ी। इतना स्पष्ट है। पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी निकली है सौरसैनी अपभ्रंश से, और इसमें बोली जाती हैं 5 भाषाएं। 5 भाषाएं या आप हमें बताएंगे कि कौन कौन सी यहाँ 5 भाषाएं। आपको एकदम शीशे की तरह साफ, जो भी होगा एकदम 24 कैरेट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो इसका अभी उत्तर हो जाएगा भैया हमारा पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जितने भी संविधान संबंधित प्रश्न थे बहुत ही आसानी से बताया था और एक एक चीज की उसकी इतिहास में जाकर भी बताया था कि किस प्रकार से मदन मोहन मालवीय जी जो है हिंदी भाषा का सुझाव देते हैं। साथ ही साथ गोपाल स्वामी अयंगर साहब जो है वो संविधान सभा के सम्मुख प्रस्ताव रखते हैं हिंदी का। उसके बाद मैंने आपको बताया था 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है और उसी दिन से हम 14 सितंबर को मनाते हैं अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद बात आती है 1955 की। सब 7 जुलाई 1955 को एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है ताकि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित हो, उस भाषा का चयन हो सके। तो हम अध्यक्षता करते हैं उसकी बीजी खेर साहब की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन होता है। राजभाषा आयोग का गठन होने के बाद में हिंदी को मानक रूप से राजभाषा का दर्जा मिलता है और दर्जा मिलता है संविधान के अनुच्छेद 353 के तहत। और जितने भी संविधान की राजभाषा से संबंधित बातें कही गई वह कही गई हमारी आर्टिकल 343 से 351 तक। इतनी कहानी क्या आपको याद है? इतनी कहानी क्या आपको याद है जो मैंने आपको बताई थी? क्या इससे इतर कोई प्रश्न अब आपके सम्मुख आने की संभावना संविधान से दिख रहा है? मैंने एकदम 24 कैरेट एकदम कहानी की तरह आपको समझाया। मेरा मानना है कि आपके मना मस्तिष्क में यह एकदम कॉपी पेस्ट हो गई होगी और आने वाली किसी भी परीक्षा में आप एकदम सही गोला भर के आएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि गोला सही तो नौकरी पक्की। जी हाँ, आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेंगे और हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट एक ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्रज भाषा है। चलिए, 30 सेकंड का समय और ऑप्शन है आपका पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। जी हाँ, ब्रज भाषा है। 30 सेकंड का समय। तो आपको मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से बताया था कि कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के बारे में मैंने आपको बताया था ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 3 बोलियां, मैथिली, मगही और आपकी फेवरेट भोजपुरी भाषा। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 2, कुमाऊनी और आती है गढ़वाली। और आती है पश्चिमी हिंदी जिसके अंतर्गत आती है हमारी ब्रज भाषा और खड़ी बोली, कौरवी, कन्नौजी और हमारी बुंदेली। तो इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा बांगरू, जिसका अन्य नाम था जाटू या हरियाणवी। ये 5 भाषाएं आती हैं हमारी। ब्रज भाषा आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 बोलियां कौन कौन सी हैं हम यहीं से देखेंगे। ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। उसके बाद में हमारी हरियाणवी या जिसको हम बोलते हैं जाटू या जिसको बोलते हैं हम बांगरू और हमारी अपनी खड़ी बोली। चलिए, क्या इतनी बातें आपको स्पष्ट हैं? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है भाषा के आधार पर भारत में गठित प्रथम राज्य है। अब आप इसका उत्तर देंगे। हम आपका पूर्व में पढ़े हुए जो भी चैप्टर थे उसका अवलोकन करेंगे, क्योंकि मैंने यह आपको नहीं बताया है। भाषा के आधार पर भारत में गठित प्रथम राज्य है। ऑप्शन आपको दिया है पंजाब, बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। 30 सेकंड का समय आपके लिए और मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आशा करूंगा कि आप इसका उत्तर जरूर से जरूर देंगे कि इसका उत्तर क्या है। मैं आपको बता दूं कि इसका वैसे अभीष्ट उत्तर है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश और सन था 1956। जी हाँ, सन था 1956 और राज्य था आंध्र प्रदेश। बात भैया कुछ ऐसी है कि 1953 में, जी हाँ 1953 में जब हिंदी का स्वरूप इतना विस्तार कर रहा था तो भैया पोट्टी श्री रामल्लू, जी हाँ श्री रामल्लू साहब जो हैं वो बैठ जाते हैं धरने पर और कहते हैं कि जब तक भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को दर्जा नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और पूर्ण रूप से वो त्याग देते हैं और उनका हो जाता है निधन। पोट्टी श्री रामल्लू साहब का हो जाता है निधन और केंद्र सरकार जो थी जवाहरलाल नेहरू जी की वह जाती है पूरी तरह से हिल। जब वह हिल जाती है तो वह एक बनाती है समिति, और समिति थी भैया आपकी JVP। जी हाँ, JVP का मतलब J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सिद्धरमैया। जी हाँ, JVP समिति बनती है और वह पूरा आपको सबको पता है कि समिति बनने के बाद में पूरा अवलोकन होता है, पूरा माहौल जो होता है उसको समझा जाता है। समझने के बाद में जो समिति थी वह खिलाफ थी
जी हाँ, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भाषाई आधार पर जो बंटवारा था उसके खिलाफ थी हमारी यह समिति। लेकिन क्या किया जाए, लोकतंत्र ऐसा है कि जिसमें जो जनता चाहती है, जनता के साथ साथ में आप सबको पता है कि वोटों की राजनीति होती है और वहां के मांग के आधार पर यहां पर लेक्चर में मुझे सब बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इसका इतिहास आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाषाई आधार पर, चूंकि मैं आपको क्या कहूं कि राजनीति आप आज समझ ही रहे हैं क्या है, तो जो राजनीति थी वोट बैंक के आधार पर, उसने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1956 में पहले राज्य की घोषणा कर दी और 1956 में आपका अस्तित्व में आता है भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कितना सही था कितना गलत था यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप उसका अवलोकन करें, आप उसको सोचें कि क्या भारत को भाषा के आधार पर बांटना ठीक था, या आप देखें, आपका विचार है। लेकिन एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछता है कि भाषा के आधार पर भारत में गठित प्रथम राज्य कौन सा है, वह आपका भैया हो जाता है आंध्र प्रदेश। और जब हम बात करते हैं सन की तो वह हो जाता है 1956 और इससे संबंधित जो समिति थी उसका नाम था जेवीपी, मैंने आपको बताया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चलिए चेहरे पर आपके मुस्कुराहट होनी चाहिए या प्रश्न देख करके। वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहला हो जाएगा ऑप्शन आपका सुनीत कुमार चटर्जी, दूसरा आपका बीजी खेर, तीसरा हो जाएगा जीवी पंत साहब और चौथा हो जाएगा आपका जीटी दास। चलिए अब आप चारों अफसरों में से यहीं पर बिना निसंकोच क्लिक करेंगे, मेरे साथ आप करेंगे बीजी खेर साहब को। सबको मैंने बताया है कि 7 जुलाई 1955 को गठन होता है राजभाषा आयोग का और उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं बीजी खेर साहब और उसमें सदस्यों की संख्या रहती है 18। क्या इतनी बातें आपको स्पष्ट हैं और आपके मन मस्तिष्क में दोबारा से आ गई वो बात जो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताई थी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। चलिए आपके समक्ष 24, 23, 18, 22 आंख मूंद कर आप सभी इसमें गोला भर देंगे सही, और मेरा यह पूरा विश्वास है कि आपने गोला भरा होगा। 22 में मैंने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की है और जिसमें भोजपुरी को नहीं दिया गया है स्थान। इतनी लोकप्रिय होने के बाद में भी भोजपुरी को नहीं मिला है स्थान, तो आप यह भी याद रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से हमारी भोजपुरी नहीं शामिल है। चलिए अगला प्रश्न और स्तरीय प्रश्न। मैंने आपको बताया था कि विगत टेट में आपसे पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश में मानक रूप से यानी कि जो आपकी मान्यता प्राप्त तृतीय भाषा है वह कौन सी है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन आपको बदला है। यह है उत्तराखंड की मान्यता प्राप्त तृतीय भाषा कौन सी है। ऑप्शन आ जाता है भैया आपका गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत, हिंदी। तो आप निसंकोच ऑप्शन भरेंगे संस्कृत को, क्योंकि जो हमारी देव भाषा है वह देवभूमि की तृतीय भाषा है। आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जब भी आपको मौका मिले आप अल्मोड़ा घूमिए, जीबी पंत साहब का क्षेत्र जो है वहां घूमिए, उसके साथ में आप घूमिए देहरादून, आप जाइए मसूरी, क्या आनंद है, क्या वादियां हैं। चलिए वह आपका घूमने का विषय है और यहाँ उत्तर हो जाएगा संस्कृत। उत्तराखंड की जो मान्यता प्राप्त तृतीय भाषा है वह है आपकी संस्कृत। यहीं पर आप स्पष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश की, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की तृतीय जो मान्यता प्राप्त भाषा है वह है उर्दू। जब भी आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पर तब आप सुनेंगे उर्दू भाषा और तब आप देखेंगे कि जो 3 भाषाएं आपके बड़े पीले बोर्ड में लिखी होती हैं, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। चलिए यह थे हमारे 15 प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। तब तक आप लेंगे इसका एक स्क्रीनशॉट और आप अपनी कॉपी में बनाएंगे एक प्यारा सा नोट्स, आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। हम लोग तब तक चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ जो कि आपके समक्ष ये। चलिए अब अगला प्रश्न आपके समक्ष दिख रहा होगा आपको। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां पर हुआ। जी हां, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ। चलिए 11वां कहां आयोजित हुआ। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहां आयोजित हुआ, तो आपके समक्ष ऑप्शन है नागपुर, लंदन, मॉरिशस, न्यूयॉर्क। 30 सेकंड का समय आपके लिए।
चलिए तो मैं आपको बता दूं कि जो 11वां हिंदी सम्मेलन था, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में आयोजन हुआ, वह हुआ भैया आपका मॉरिशस में। और यह प्रश्न विगत कई सारी परीक्षाओं में 3 से 4 मरतबा आपसे पूछा जा चुका है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहां पर आयोजित हुआ, तो वह हुआ आपके मॉरिशस में। और मैंने आपको बताया था कि प्रथम हिंदी सम्मेलन था, विश्व हिंदी सम्मेलन, वह आपका आयोजित हुआ था नागपुर में। कहां पर भैया? नागपुर में। चलिए यह दोनों चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और जब आप एक एलिमिनेशन थ्योरी अपनाते हैं, उत्तरों को हटाकर देखते हैं, तो लंदन तो भैया होगा नहीं क्योंकि यहाँ बोली जाती है इंग्लिश, न्यूयॉर्क भी होगा नहीं, और मॉरिशस इसलिए क्योंकि मॉरिशस भारत के बाद एक ऐसा देश है जहां पर पूर्णतया हिंदी बोली जाती है और बहुतायत में यहां पर लोग रहते हैं जो भोजपुरी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए यह प्रश्न आपके लिए है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मैंने कहानी आपको सुनाई थी और आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। मेरा वादा है, मेरा दावा है आपसे कि यह आप भूले नहीं होंगे। 10 जनवरी का दिन मैंने आपको बताया था कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित होता है प्रथम हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, और उसी दिन निर्धारित होता है 10 जनवरी का दिन मनाया जाएगा हिंदी दिवस के रूप में। हिंदी को मिलेगी वैश्विक पहचान। जी हाँ, आपकी हिंदी हमारी हिंदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालिक रूप है। वाह, बहुत ही स्तरीय प्रश्न आपके समक्ष आया हुआ है और जिसने ध्यान से पूरे इस पाठ को पढ़ा होगा वही इसका उत्तर दे पाएगा। विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालिक रूप क्या है? चलिए आप बताइए। आपके समक्ष ये सारे ऑप्शन पाली, संस्कृत, हिंदी, अबहट्ट। समय 30 सेकंड का। तो आपको भैया पता है कि संस्कृत से विकास होता है वैदिक और लौकिक संस्कृत का, और लौकिक संस्कृत से विकास होता है पाली का, पाली से होता है प्राकृत का। आप यहीं पर देखेंगे लौकिक से होता है आपका पाली का, और पाली से आपका होता है प्राकृत का, और प्राकृत से आपका होता है अपभ्रंश का। चलिए ठीक है, अपभ्रंश, ठीक है, आपका होता है अपभ्रंश का। तो यहीं से आप देखेंगे कि इस प्राकृत की जो पूर्वकालिक है वह कौन सी है? पाली। तो आप ऑप्शन में देखेंगे पाली, संस्कृत, हिंदी, अबहट्ट, तो आप आंख बंद करके लगाएंगे पाली को, क्योंकि पाली के पहले हमारी जो पूर्वकालिक भाषा थी वह थी, प्राकृत के पहले पूर्वकालिक भाषा थी वह थी हमारी पाली। अगले प्रश्न की तरफ। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। चलिए आप बताइए, अर्धमागधी से विकसित बोली है। आपके समक्ष ऑप्शन है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। 30 सेकंड का समय। चलिए ये जो बांगरू है इसका एक अन्य नाम जिसका मैंने बताया है आपको, जाटू या फिर हरियाणवी। यह आपको इतनी बार आ गया होगा कि आपको लग रहा होगा कि सर आप ये बार बार क्यों बता रहे हैं। तो भैया ये जितनी बार आप देखेंगे आपके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए वैसा ही हो जाएगा और कभी भी गोला गलत नहीं होगा। तो यह क्या अर्धमागधी अपभ्रंश से आती है? जी नहीं, ये हमारी आती थी सौर सैनी अपभ्रंश से निकली। सौर सैनी अपभ्रंश से निकलती है पश्चिमी हिंदी, जिसकी यह एक बोली है बांगरू। अगली आती है बघेली। तो भैया बघेली ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्धमागधी से निकलती है आपका पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए बी सी। क्या आपको स्पष्ट है? अगली आती है ब्रजभाषा, यह भी आती है सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और खड़ी बोली भी आती है सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा। आपको क्या याद है? सौर सैनी अपभ्रंश से निकलती है पश्चिमी हिंदी, जिसकी यह एक बोली है। अगला और आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। ऑप्शन है आपके बघेली, कन्नौजी, अवधी और कौरवी। यह प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा कि उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ में आपसे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि आजकल आयोग थोड़ा सा प्रश्नों को कठिनाई तक पहुंचाता है, कठिन स्तर रखता है, और वह आपको जिले दे देता है या क्षेत्र दे देता है और आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो आप उठाएंगे एक बार उत्तर प्रदेश का मानचित्र और पेंसिल से आप स्केच बनाएंगे कि एक मोटा मोटा आंकड़ा आपके आंखों के समक्ष होगा कि कौन सी भाषा कौन से जिले में बोली जाती है। तो इसका अभीष्ट उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि भैया यहाँ पर बोली जाती है
अवधी भाषा, वह अवधी भाषा जहिमा कुछ अपनत्व नजर आवत है, वह वाली अवधी भाषा जहिमा जीटी दास गोस्वामी तुलसीदास लिखिन रामायण रामचरितमानस, जी हाँ मानस काव्य का लिखिन, तो वह वाली अवधी भाषा बोली जाती है उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ में। तो ये थे आपके 20 स्तरीय प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आने वाली परीक्षा में पूछने की प्रबल संभावना है। आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जो भी लोग, जो भी साथी हमारे यह वीडियो देखते हैं वह एक कमेंट जरूर छोड़ा करें, क्योंकि आपका कमेंट, जी हाँ आपका कमेंट हमें देता है ऊर्जा, हमें देता है संबल, और उसी संबल के द्वारा हम दुगनी ऊर्जा के साथ आपके समक्ष अगली कक्षा में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहिए, अपने अपने परिवार के साथ में रहिए और इस आपदा को अवसर में बदलिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।